हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक में से चैप्टर 9। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। चैप्टर 9 है भारत में केंद्रीय सरकार और प्रशासन, यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ब्रिटिश विरासत, ब्रिटिश लेगेसी। भारतीय प्रशासनिक ढांचा प्रधानतया ब्रिटिश शासन की विरासत है। जो भारत की प्रशासनिक ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है भारत का, वो किसकी देन है? ब्रिटिश शासन की देन है। भारतीय प्रशासन के विभिन्न ढांचागत और कार्य प्रणालीगत पक्षों जैसे सचिवालय प्रणाली, अखिल भारतीय सेवाएं, भर्ती, प्रशिक्षण, कार्यालय पद्धति, स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, बजट प्रणाली, लेखा परीक्षा, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन आदि की जड़ें ब्रिटिश शासन में निहित है। भारत में ब्रिटिश शासन काल को 2 चरणों में विभक्त कर सकते हैं। वर्ष 1858 यानी 1858 तक का कंपनी का शासन। भारत में किसका शासन था उस समय तक? कंपनी का शासन था। और वर्ष 1858 से 1947 तक ब्रिटिश ताज का शासन था। उसके बाद 1858 के बाद हो गया ब्रिटिश का ताज की तरफ पूरा ही शासन भारत पे हो गया। कब तक हुआ? 1947 को। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। भारतीय प्रशासन में ब्रिटिश शासन की विरासत का अध्ययन 3 शीर्षकों के अंतर्गत आता है। सबसे पहला है संवैधानिक विकास, लोक सेवा का विकास क्रम, फिर अन्य संस्थाओं का विकास। संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ था? ब्रिटिश शासन के दौरान संविधान में हुए परिवर्तनों अर्थात जिससे ब्रिटिश शासनकालीन भारत में प्रशासन की कार्य पद्धति और संगठन के लिए कानूनी आधार प्राप्त हुआ की प्रमुख घटनाएं नीचे समयानुक्रम के अनुसार दी जा रही है। सबसे पहला क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट। कब हुआ था ये? 1773 में, 1773 में हुआ था। ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करने की दिशा में उठाया गया यह पहला कदम था। इसके फलस्वरूप केंद्रीय प्रशासन की नींव निम्नलिखित 3 संदर्भों में पड़ी। कौन सी? फर्स्ट, यह अधिनियम बंगाल गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का पद दिया। जो बंगाल के गवर्नर थे उनको क्या दिया? बंगाल गवर्नर जनरल का पद दिया। प्रथम गवर्नर जनरल होने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड वॉरेन को जाता है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को मिला। ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो उसमें किसका नाम है? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को मिला था। सेकंड है, इसने बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। यानी जो बम्बई और मद्रास के गवर्नर थे उनको किसके अधीन कर दिया? बंगाल के गवर्नर के। थर्ड है, इसने कोलकाता में शीर्ष न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। कहाँ पे? कोलकाता में। सेकंड है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट क्या है? 1784। इस अधिनियम ने भारतीय मामलों को सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासी निकाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पर यह नियंत्रण करने के लिए कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया जो ब्रिटिश कैबिनेट का प्रतिनिधित्व करता था।
नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1833। 1833 में क्या आया था? चार्टर एक्ट। इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल की पदवी प्रदान की। जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको क्या कर दिया गया? भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। सभी तरह के नागरिक और सैन्य शक्तियां उसे प्राप्त हुई। बम्बई और मद्रास की सरकार को अपनी विधायी शक्तियों से वंचित होना पड़ा। ब्रिटिश कालीन भारत के केंद्रीकरण की दिशा में ये अंतिम कदम था। जो ब्रिटिश कालीन थे उनका क्या था? भारत में अंतिम कदम, यानी कि वो केंद्रीकरण, उन्होंने सत्ता वहां पे प्राप्त कर ली। कब तक? 1833, 1833 में। इस एक्ट के फलस्वरूप ही प्रथमतः भारत सरकार का आविर्भाव हुआ, जिसे ब्रिटिश शासकों द्वारा अधिकृत समस्त क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त था। इसके अतिरिक्त इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियों का भी अंत हो गया। चार्टर एक्ट 1853, 1853। अभी हमने चार्टर एक्ट कौन सा पढ़ा? 1833। इसके 20 सालों बाद 1853 में दूसरा चार्टर एक्ट आया। इस एक्ट के परिणाम स्वरूप जो गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और कार्यकारी कार्यों का पहली बार पृथकीकरण हुआ। जो हमारे गवर्नर जनरल थे उस समय के, उनके क्या हुआ? जो उनके विधायी और कार्यकारी जो कार्य थे उन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया? चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। इस एक्ट के फलस्वरूप ही कंपनी के लिए लोक सेवकों की भर्ती की खुली प्रतियोगिता प्रणाली का सूत्रपात हुआ और डायरेक्टरों को अपनी शक्तियों से वंचित होना पड़ा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट के फलस्वरूप भारत की सरकार क्षेत्र और राजस्व ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित हुआ। दूसरे शब्दों में कंपनी का शासन भारत में ब्रिटिश ताज के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। भारत में ब्रिटिश ताज की शक्तियों का प्रयोग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा होने लगा। इस प्रकार कंट्रोल बोर्ड ऑफ कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स का स्थान इस नए पद ने ले लिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, जिसकी सहायतार्थ 15 सदस्यों वाली काउंसिल ऑफ इंडिया थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भारतीय प्रशासन पर सर्वाधिकार और नियंत्रण की शक्तियां प्राप्त थी। गवर्नर जनरल उसका एजेंट होता था तथा वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1861। इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान थे। कौन कौन से प्रावधान थे? फर्स्ट है, भारत में पहली बार प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत हुई ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि विधायी कार्यों के समय गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में कुछ भारतीय भी शामिल हो। सेकंड है, इससे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां प्राप्त हुई, जिसके फलस्वरूप केंद्रीकरण की प्रक्रिया का सूत्रपात हुआ। थर्ड है, पोर्टफोलियो प्रणाली को संवैधानिक मान्यता मिली। फोर्थ है, इसने गवर्नर जनरल को परिषद में सुचारू कार्य व्यवहार करने के लिए नियम निरूपण की शक्ति प्राप्त हुई। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। इस अधिनियम के माध्यम से अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव के सिद्धांत का परिचय हुआ। गवर्नर जनरल को तब भी नामांकन की शक्ति प्राप्त थी जब सदस्य अप्रत्यक्ष तौर पर चुने जाते थे। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम द्वारा विधायी परिषद के कार्यक्षेत्र में विस्तार हुआ। उसे बजट संबंधी चर्चा करने और कार्यकारिणी के समक्ष प्रश्न रखने की शक्तियां प्राप्त हुई। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है।
लॉर्ड मार्ले भारत के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल थे। कौन थे? लॉर्ड मिंटो क्या थे? गवर्नर जनरल। इसके द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम बदलकर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया और इसमें आधिकारिक बहुमत का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया। दूसरी ओर प्रांतीय विधान परिषदों में अनाधिकारिक बहुमत की शक्ति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के माध्यम से विधान परिषदों के आकार और कार्यप्रणाली को भी विस्तार दिया गया। अधिनियम के माध्यम से पृथक निर्वाचन मंडल की धारणा को स्वीकार कर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत भी की गई। इस प्रकार इस अधिनियम के माध्यम से संप्रदायवाद को वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और इसके द्वारा लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक माना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919। इस अधिनियम को मार्गेंट्यू चेम्सफोर्ड सुधार यानी तत्काल भारत के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टे तथा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का अलग अलग निर्धारण के प्रांतों पर केंद्र के नियंत्रण में कमी लाई गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं को अपनी अपनी विषय सूची से संबंधित कानून बनाने के लिए प्राधिकृत किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित दो भागों में विभक्त किया गया। स्थानांतरित विषयों को गवर्नर द्वारा प्रशासित किया जाता था, जिसे अपने कार्य में विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों का सहयोग प्राप्त था। आरक्षित विषय भी गवर्नर के अधीन थे, किंतु इनमें उसे कार्यकारी परिषद का सहयोग प्राप्त था, जो विधान परिषद के प्रति जिम्मेदार नहीं थी। शासन की इस दोहरी पद्धति को द्वैध शासन के नाम से जाना जाता है, परंतु ये प्रयोग सफल नहीं रहा था। इस अधिनियम के फलस्वरूप देश में द्विसदनीय और प्रत्यक्ष चुनावों का सूत्रपात हुआ। इस प्रकार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जगह द्विसदनीय विधानमंडल अस्तित्व में आया, जिसमें अपर हाउस यानी काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर हाउस यानी लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रावधान था। दोनों सदनों के अधिकांश सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते थे। इस अधिनियम में यह प्रावधान भी किया गया कि 6 सदस्यीय गवर्नर जनरल काउंसिल में 3 सदस्य यानी कमांडर इन चीफ को छोड़कर भारतीय होंगे। 3 सदस्य कौन होंगे? वो भारत के होंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है परिसंघ। अधिनियम के तहत प्रांतों और इकाइयों के रूप में राजवाड़ों को शामिल करके अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। फलस्वरूप इस अधिनियम द्वारा केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के संदर्भ में हुआ। संघीय सूची केंद्र के लिए 49 मदों सहित, प्रांतीय सूची प्रांतों के लिए 54 मदों सहित और समवर्ती सूची केंद्र और प्रांत दोनों के लिए 36 मदों सहित। शेष अधिकार गवर्नर जनरल को दिए गए। तथापि संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया, क्योंकि रजवाड़े इसमें शामिल नहीं थे। प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों के द्विशासन और अंत हुआ और इसकी जगह प्रांतीय स्वायत्तता ने ली। प्रांत केंद्र के नियंत्रण में काफ़ी हद तक मुक्त हुए और इन्हें अपने अपने परिभाषी क्षेत्र के अंतर्गत प्रशासन की स्वायत्त इकाइयों के रूप में कार्य करने की आज़ादी मिली। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में जिम्मेदार सरकार की शुरुआत हुई, अर्थात प्रांतीय विधानसभा के प्रति जिम्मेदार मंत्रियों की सलाह पर गवर्नर को कार्य करना होता था। अधिनियम का यह भाग वर्ष 1937 में प्रभावी हुआ।
पर वर्ष 1939 में इसको त्याग दिया गया। केंद्र स्तर पर द्वैध शासन। अधिनियम के केंद्र स्तर पर द्वैध शासन अंगीकृत करने का प्रावधान था। फलस्वरूप संघीय विषय सूची को आरक्षित और स्थानांतरित विषय सूची में विभक्त किया गया था। तथापि अधिनियम का यह प्रावधान प्रभावी नहीं हुआ। प्रांतों में द्विसदनीय पद्धति। अधिनियम द्वारा 11 प्रांतों से 6 प्रांतों में द्विसदनीय पद्धति की शुरुआत हुई। इस प्रकार मुंबई, बंगाल, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांतों के विधान मंडलों को 2 सदनों अर्थात विधान परिषद यानी उच्च सदन और विधानसभा यानी निचला सदन में बांट दिया गया। इस पर कई प्रतिबंध लगाए गए थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। वर्ष 1935 के अधिनियम के तहत परिसंघ और द्वैध शासन से जुड़े प्रावधानों के लिए वर्ष 1947 तक प्रभावी न होने के कारण भारत सरकार के कामकाज 1919 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चलता रहा। इस प्रकार 1919 के अधिनियम के तहत किया गया कार्यकारी परिषद द्वारा गवर्नर को सलाह देने का प्रावधान वर्ष 1947 तक जारी रहा। इस अधिनियम के प्रावधान इस प्रकार थे। फर्स्ट है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्र और प्रभुत्ता संपन्न देश घोषित किया गया और भारत के प्रशासन के प्रति ब्रिटिश संसद की जवाबदेही समाप्त हुई। सेकंड है, इसके द्वारा केंद्र और प्रांत दोनों स्तरों पर उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई। संवैधानिक प्रमुखों के रूप में नाम मात्र के लिए भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों की नियुक्ति की गई। दूसरे शब्दों में उक्त दोनों की मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करना होता था। थर्ड पॉइंट है, इसने वर्ष 1946 में गठित संविधान सभा को 2 कार्य सौंपे, संवैधानिक और विधायी। इस औपनिवेशिक विधायिका को उसमें प्रभुत्ता संपन्न संस्था घोषित किया गया। लोक सेवा का विकास क्रम, इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विस। लोक सेवा और लोक सेवा प्रणाली की भारत में शुरुआत पहली बार ब्रिटिश शासकों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल यानी 17वीं शताब्दी के दौरान हुई। शुरू में वाणिज्य काल में लगे ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों को कंपनी की स्थल सेना और नौसेना के कर्मचारियों से अलग रखने के उद्देश्य से लोक सेवक कहा जाता था। वर्ष 1675 में कंपनी ने पदों को नियमित तौर पर निम्नलिखित ढंग से श्रेणीबद्ध करने की परंपरा डाली, नीचे से ऊपर के क्रम के अनुसार: ऑपरेटिंग, राइटर, फैक्टर, जूनियर मर्चेंट, सीनियर मर्चेंट। बाद में जब कंपनी के नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार हुआ तो लोक सेवकों को प्रशासनिक कार्य भी करने पड़े। वर्ष 1765 तक लोक सेवक शब्द का प्रयोग कंपनी के आधिकारिक अभिलेखों में होने लगा था। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रयासों के फलस्वरूप लोक सेवा का उदय हुआ। हेस्टिंग ने लोक सेवा की नींव रखी और कॉर्नवालिस ने इसे तर्कसंगत एवं नया स्वरूप प्रदान किया। इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में लोक सेवा का जनक कहा जाता है। भारत में लोक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? लोक सेवा का जनक कहा जाता है। उसने उच्च लोक सेवा की शुरुआत की जो निचले स्तर की लोक सेवा से अलग थी। उच्च लोक सेवा का गठन कंपनी के कानून द्वारा, जबकि निचले स्तर की लोक सेवा का गठन अन्यथा किया गया था। कॉर्नवालिस ने उच्च लोक सेवा के पदों को अंग्रेजों के लिए आरक्षित रखकर भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखा। कॉर्नवालिस की नीति निम्नलिखित तर्कों पर आधारित थी। फर्स्ट है, उसे भारतीयों की निष्ठा और योग्यता पर विश्वास नहीं था। सेकंड है, उसकी सोच थी कि भारत में ब्रिटिश शासन को स्थापित और
संगठित रखने का कार्य भारतीय मूल के लोगों पर नहीं छोड़ा जा सकता। थर्ड पॉइंट है, उसका मानना था कि भारत में ब्रिटिश मॉडल पर आधारित प्रशासन केवल अंग्रेजों द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है, भारतीयों के द्वारा नहीं। फोर्थ पॉइंट है, वह सिविल सेवा के अधीन उच्च पदों को ब्रिटिश समाज के प्रभावशाली लोगों के लिए आरक्षित रखना चाहता था। वर्ष 1800 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी के लोक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। वेलेस्ली के इस कार्य को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का समर्थन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासी निकाय नहीं मिला, जिन्होंने प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इंग्लैंड के हैलीबरी में वर्ष 1806 में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की। चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से कंपनी के लोक सेवकों के चयन के आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत का प्रयास किया गया। इस एक्ट में यह भी उल्लेख था कि भारतीयों को कंपनी के अंतर्गत रोजगार, पद और अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। तथापि इस एक्ट के प्रावधान कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण लागू नहीं हो सके, जो संरक्षण प्रणाली को ही जारी रखना चाहते थे। मैकाले समिति चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से संरक्षण प्रणाली समाप्त हुई तथा कंपनी के लोक सेवकों के चयन भर्ती के आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता प्रणाली का सूत्रपात हुआ। इस प्रकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपनी संरक्षक शक्तियों से वंचित हो गए और उच्च लोक सेवकों की प्रतियोगिता में नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाए जाने वाले नियम के तहत भारतीयों को शामिल कर लिया गया। तदनुसार ही अधिनियम के उक्त प्रावधानों को लागू करने के उपाय सुझाने के लिए वर्ष 1854 में मैकाले समिति, भारतीय लोक सेवा से संबंधित समिति, मैकाले समिति के बारे में पेपर में पूछा गया है, यह भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, की नियुक्ति हुई। समिति ने अपनी रिपोर्ट 1854 में ही प्रस्तुत कर दी, जिसमें निम्नलिखित सिफारिशें की गई थी। क्या क्या सिफारिशें थी इनकी? सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। जो भी सिविल सेवा की भर्ती होगी उसमें क्या होनी चाहिए? खुली प्रतियोगिता अपनानी चाहिए। सेकंड है, इस परीक्षा में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों की आयु 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए। थर्ड है, प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन लंदन में किया जाना चाहिए। फोर्थ है, अभ्यर्थियों को अंतिम तौर पर नियुक्त करने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए परिवीक्षा प्रोबेशन पर रखा जाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, हैलीबरी स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद किया जाना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट है, प्रतियोगी परीक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए तथा गहन ज्ञान से युक्त अभ्यर्थियों का चयन ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नियंत्रण बोर्ड ने उक्त सभी अनुशंसाओं को स्वीकार कर उन्हें लागू कर दिया। नियंत्रण बोर्ड ने पहली खुली प्रतियोगिता का आयोजन लंदन में कराया। वर्ष 1858 में इस प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी वर्ष 1955 में गठित ब्रिटिश सिविल सर्विस कमीशन को सौंपी गई। इसी प्रकार वर्ष 1958 में ही ईस्ट इंडिया कॉलेज को बंद करके लोक सेवकों को ब्रिटिश विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण दिया जाने लगा। फिर भी पहले भारतीय यानी सत्येंद्र नाथ टैगोर को उच्च लोक सेवा में प्रवेश 1864 में जाकर ही प्राप्त हुआ। जो पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, उनको जो उच्च लोक सेवा है उसमें प्रवेश कब मिला? सन 1864 में। इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 में उच्च सेवा के सदस्यों के कुछ महत्वपूर्ण पदों को आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया। इसके बाद सिविल सर्विस एक्ट
1870 के माध्यम से 1861 के अधिनियम की त्रुटियों को सुधारा गया और इसमें भारतीयों के प्रवेश का प्रावधान किया गया, परंतु इसे तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा 1879 में ही लागू किया जा सका। वर्ष 1886 में चार्ल्स एटकिंसन की अध्यक्षता में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया ताकि लोक सेवा में उच्च पदों पर आसीन होने की भारतीयों की दावेदारी के प्रति पूरा न्याय किया जा सके। एटकिंसन आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1887 में प्रस्तुत की, जिसमें निम्नलिखित सिफारिशें की गई थी। कौन सी सिफारिश थी? फर्स्ट है सिविल सेवाओं के 2 स्तरीय वर्गीकरण अर्थात उच्च और निचले सदन की तरह 3 स्तरीय वर्गीकरण अर्थात इंपीरियल सर्वोच्च, प्रोविंशियल प्रांतीय और सब ऑर्डिनेट अधीनस्थ को अपनाया जाना चाहिए। सेकंड है सिविल सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष निर्धारित की जानी चाहिए। थर्ड है भर्ती की संविधिक सिविल सेवा प्रणाली का अंत होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है प्रतियोगी परीक्षा इंग्लैंड और भारत में साथ साथ आयोजित नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ है इंपीरियल सिविल सेवा के अधीन कुछ प्रतिशत पद प्रांतीय सिविल सेवा के सदस्यों को पदोन्नत करके भरे जाने चाहिए। आयोग की उक्त अनुशंसाओं को वृहद स्तर पर स्वीकार और लागू किया गया। संविधिक सिविल सेवा का 1892 में समाप्त कर दिया गया। वर्ष 1912 में पुनः लॉर्ड इस्लिंगटन की अध्यक्षता में भारत में लोक सेवा से संबंधित रॉयल कमीशन की नियुक्ति हुई थी। वर्ष 1915 में प्रस्तुत इस आयोग की रिपोर्ट का प्रकाशन 1817 में हो सका। प्रथम विश्व युद्ध के कारण आयोग की अनुशंसाओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। वर्ष 1922 में भारत सरकार ने निचली श्रेणी की सेवाओं के लिए भर्तीकर्ता एजेंसी, केंद्रीय एजेंसी के रूप में स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया। कब? 1922 में। वर्ष 1923 में लॉर्ड विस्काउंट की अध्यक्षता में भारत के उच्च सिविल सेवाओं से संबंधित रॉयल कमीशन की नियुक्ति हुई। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1924 में प्रस्तुत करते हुए निम्नलिखित अनुशंसा की। जो ये कमीशन है रॉयल कमीशन, इसने क्या किया? 1924 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसकी क्या क्या अनुशंसाएं थी। फर्स्ट है भारतीय सिविल सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय चिकित्सा सेवा, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा यानी सिंचाई शाखा, भारतीय वन सेवा यानी मुंबई प्रांत को छोड़कर को बनाए रखना चाहिए। इन सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति तथा उन पर नियंत्रण रखने का कार्य भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा किया जाना चाहिए। ये सिफारिश रखी रॉयल कमीशन ने। सेकंड पॉइंट है अखिल भारतीय स्तर की अन्य सेवाओं और इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस ऑफ इंजीनियर्स यानी सड़क और भवन शाखा और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस केवल मुंबई प्रांत में के लिए आगे कोई नियुक्ति भर्ती नहीं की जानी चाहिए। भविष्य में इन सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति और उन पर नियंत्रण रखने का कार्य प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है सेवाओं के भर्तीकरण के लिए उच्च पदों में से 20% पद प्रांतीय सिविल सेवा में से पदोन्नति के आधार पर भरे जाने चाहिए। सीधी भर्ती के समय अंग्रेजी और भारतीयों का अनुपात बराबर होना चाहिए ताकि लगभग 15 वर्षों में 50-50 के अनुपात का लक्ष्य हासिल हो सके। फोर्थ पॉइंट है
ऐसे ब्रिटिश अधिकारियों को समानुपातिक पेंशन के आधार पर सेवानिवृत्ति की अनुमति दी जानी चाहिए जो भारतीय मंत्रियों के अधीन कार्य करने के इच्छुक न हो। 5th पॉइंट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुसार लोक सेवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए। उक्त अनुशंसाओं को मानते हुए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें लागू करते हुए वर्ष 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की और आयोग को लोक सेवकों की भर्ती करने का कार्य सौंपा। इस आयोग में एक अध्यक्ष और 5 सदस्यों का प्रावधान था और इसके पहले अध्यक्ष ब्रिटिश गृह लोक सेवा के वरिष्ठ सदस्य रॉक्स वॉकर थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 में लोक सेवा के सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा संबंधी प्रावधान तो किया ही गया था। इस अधिनियम ने संघीय लोक सेवा आयोग और तथा प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के साथ साथ दो वर्ष से दो या दो से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापित करने का भी प्रावधान था। वर्ष 1947 में अखिल भारतीय स्तर की केवल 2 सेवाएं ही अस्तित्व में थी, इंडियन सिविल सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस। इसके अतिरिक्त केंद्रीय और राज्य स्तर की विभिन्न सेवाएं भी अस्तित्व में थी। केंद्रीय सेवाएं 4 श्रेणियों में वर्गीकृत थी, श्रेणी फर्स्ट, श्रेणी सेकंड, अधीनस्थ और चतुर्थ श्रेणी की निम्न स्तर सेवाएं। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।